हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जल्दी ही होने वाला है, इसलिए हम लोग अब प्रैक्टिस से ज़्यादा करेंगे, जिससे आपके पेपर के लिए ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। माइनस मार्किंग है इस बार, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है, व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट? पहला ऑप्शन है, इसके घटकों पर किसी एक व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है। अ सिंगल बिजनेस हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स कंपोनेंट। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? ये कहता है यह अनिश्चितताओं से भरा है। इट इज फुल ऑफ अनसर्टेन। इट इज फुल ऑफ अनसर्टेन। व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक। एंड नेक्स्ट क्या है? इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों तत्व शामिल हैं। इट्स इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट। ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार की पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग टू टाइप्स देखते हैं। एक पढ़ते हैं आंतरिक, यानी कि इंटरनल। क्या हो रहा है? एक पढ़ते हैं इंटरनल, दूसरा पढ़ते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? कोई भी जो व्यवसाय के अंदर होता है वो क्या कहलाएगा? इंटरनल। एंड एक्सटर्नल क्या होता है? व्यवसाय के बाहर जो घटनाएं होती है वो क्या होगी? एक्सटर्नल, यानी व्यवसाय के बाहर, यानी कि बाह्य, और इंटरनल यानी व्यवसाय के अंदर। इसका मतलब ये है कि इंटरनल का मतलब है कि अगर व्यवसाय के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उससे व्यवसाय कैसे प्रभावित होता है, और एक्सटर्नल का मतलब है व्यवसाय के बाहर जो घटनाएं घटित होती है उससे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल जो है तो व्यवसाय के अंदर होता है, और एक्सटर्नल क्या होता है? व्यवसाय के बाहर होता है। इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है इसे बिजनेस द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल जो होता है उसे बिजनेस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए आपके घर में कोई काम है, तो जो घर के अंदर वाला काम है उसे आप तो कर लेंगे, लेकिन घर से बाहर वाला काम जरूरी नहीं है कि आप उसे कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंट में जैसे सरकार की नीतियाँ हैं, एक तरह का एक्सटर्नल है। ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है कि वहाँ के व्यवसाय कैसे। सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियों पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए अंदर की बात करें, जो कि बिजनेस का कोई रूल है, अगर कोई बिजनेस है उसका कोई रूल है तो वो अगर उससे चाहे तो चेंज कर सकता है या उसे अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अनुरूप ढाल सकता है। लेकिन अगर चाहे कि सरकार की नीतियों को बदल पाए तो क्या बदल पाएगा? सरकार की नीतियों को अगर बिजनेस कोई चाहे कि हम बदल दें तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। या फिर उपभोक्ता की मांग को अगर कोई भी बिजनेस चाहे कि बदल दे तो वो बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उसे नहीं बदला जा सकता है, और इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसे बदला जा सकता है। सरकार अपने अनुरूप उसे ढाल सकती है, लेकिन अगर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके अनुसार व्यवसाय को ढलने की आवश्यकता होती है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था? इसके घटकों पर किसी एक व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। होता है क्या? इसके जो घटक है तो एक व्यवसाय पर
पूरा नियंत्रण होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो किससे संबंधित है? सरकार से संबंधित है, उपभोक्ता से संबंधित है, यानी कि बाह्य तत्वों से संबंधित है। इसलिए इस पर एक व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, यह अनिश्चितताओं से भरा होता है। बिल्कुल, जो व्यवसायिक पर्यावरण होता है वो अनिश्चितताओं से भरा होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हो, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है यानी बाह्य वातावरण जो होता है या बाह्य पर्यावरण जो होता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या कह सकते हैं, नामुमकिन होता है। ठीक है। तो अनिश्चितताओं से भरा होता है। और व्यावसायिक पर्यावरण एक गतिशील होता है। व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। ठीक है। कैसे गतिशील होता है? वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। व्यावसायिक पर्यावरण में मान लीजिए उपभोक्ताओं की मांग पहले कुछ दूसरी थी, फिर कुछ दूसरी हो गई। बाह्य पर्यावरण में क्या आता है? पर्यावरण भी आता है। क्या आता है? पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? कभी मानसून का मौसम आएगा, कभी सर्दी का मौसम आएगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा। तो क्या है? हमेशा गतिशील है और परिवर्तनशील है। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या है? लास्ट क्या है? इसमें आंतरिक एवं बाह्य तत्व शामिल होते हैं। ठीक है। इट्स इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी हमने कहा कि इसमें दोनों शामिल होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों शामिल होते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है बता दिया, इंटरनल क्या होता है ये भी बता दिया। तो इसका सही आंसर क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ये पूछ रहा है? सही नहीं है। तो मैं पहले ही बताया क्या सही नहीं है। इसमें एक व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। इसमें पूरे वातावरण का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय पर्यावरण का समष्टि तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें से कौन सा ये जो है क्या नहीं है? समष्टि नहीं है, पर्यावरण का समष्टि नहीं है। ठीक है। पहला है आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर। सेकेंड है आर्थिक पर्यावरण, इट मीन्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तीसरा है तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। चौथा है जनसांख्यिकीय पर्यावरण यानी कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं सूक्ष्म एवं बृहद, इसी में ही हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म पर्यावरण, सूक्ष्म और बृहद। बृहद को समष्टि ही बोलते हैं, समष्टि या मैक्रो, और सूक्ष्म क्या बोलते हैं? माइक्रो। सूक्ष्म क्या बोलते हैं? माइक्रो। सूक्ष्म बोलते हैं माइक्रो। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता इट मीन्स सप्लायर, सप्लायर। ठीक। उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। और इसके अंतर्गत क्या आता है? बृहद के अंतर्गत, बृहद के अंतर्गत आता है आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक यानी कि इकोनॉमिक, सामाजिक, सामाजिक इट मीन्स सोशल, तकनीकी, तकनीकी यानी टेक्निकल, जनसांख्यिकीय, जनसांख्यिकीय। इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता यानी कि पर्सनल चीज़ें होती हैं। एक अगर है तो छोटा लेवल जो है तो किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंतर्गत आएगा। और जो बृहद लेवल की चीज़ें हैं किसमें आएगी? वो आएंगी बृहद या समष्टि या मैक्रो। ठीक है। तो इसमें आर्थिक पर्यावरण भी शामिल है, सामाजिक भी शामिल है, तकनीकी भी, जनसांख्यिकी भी। तो ये पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का समष्टि का तत्व नहीं है? समष्टि का तत्व क्या है? आर्थिक पर्यावरण है। ठीक है। तकनीकी पर्यावरण ये भी है, जनसांख्यिकी पर्यावरण ये भी है। तो है कौन सा नहीं? आपूर्तिकर्ता। ठीक है। क्या है? आपूर्तिकर्ता इसका हिस्सा
नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपूर्तिकर्ता। नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी? इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? 1985 नहीं, 1993, 1991 और 1999। इसमें सही आंसर कौन सा है? इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया गया था? हमारे भारत देश में क्या हुआ कि अनाज की बहुत कमी हो गई। क्या हुआ? उस समय सूखा अकाल के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, और क्या हुआ, भारत के पास कुछ भी परचेज करने के लिए पैसा नहीं बचा। क्या नहीं बचा? पैसा पूरा समाप्त हो गया, खत्म। ठीक, फिर क्या किया गया? इसके बाद ही नई आर्थिक नीति लाई गई। नई आर्थिक नीति लाई गई। इसमें क्या किया गया? इसमें 3 चीज़ें शामिल की गई। LPG। LPG मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। ये 3 चीज़ें लाई गई। उदारीकरण में क्या होता है? उदारीकरण में इसमें क्या किया जाता है कि जो पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, पहले क्या था कि भारत में लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। लाइसेंसिंग व्यवस्था कैसे? अगर कोई भी आपको उद्योग या फिर बिजनेस कोई भी कुछ ओपन करना है, अगर कोई भी उद्योग आप खोलना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था थी कि लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे उदारीकरण के तहत इसे समाप्त कर दिया गया और कुछ लिमिटेड क्षेत्र में बिजनेस के लिए लाइसेंस की व्यवस्था रखी गई और बाकी सभी क्षेत्रों के लिए समाप्त कर दिया गया। फिर निजीकरण। पहले क्या होता था कि सामाजिकरण था, क्योंकि भारत जो है किससे प्रभावित था? और रूस से प्रभावित था। तो जो सरकार थी कंपनियां खोलती थी, सरकार ज़्यादातर कंपनियां खोलती थी। फिर क्या हुआ? निजीकरण आने के बाद इसे निजी हाथों में दे दिया गया कि जो भी व्यवसाय किसी निजी व्यक्ति को लगता है कि उसे ओपन करना चाहिए या खोलना चाहिए, वो खोल सकता है आसानी से। ठीक है, और जो बाजार का नियंत्रण है वो भी किसके अंतर्गत होगा? निजी हाथों में होगा। और वैश्वीकरण, विश्व बाजार तक पहुँच। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? विश्व बाजार तक पहुँच। विश्व बाजार तक पहुँच। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें शामिल की गई। तो आया कब था? मेन मुद्दा इस बात है कि आया कब था। ये सी हालत हुई थी हमारी 1991 में। उस समय पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह के द्वारा LPG यानी कि नई आर्थिक पॉलिसी लाई गई, जिसमें LPG को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन? सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों को कम करना, टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विस्तार करना, टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, विदेशी व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंधित करना, टू कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड, और मूल्य नियंत्रण को कड़ा करना। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? अभी हमने बात की है। ठीक है, पहला यहाँ से देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र एवं उद्यमों का विस्तार करना। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना क्या था? ये क्या था? इसे क्या कहते हैं? सामाजिकरण, यानी सोशलिज्म, सामाजिकरण। ठीक है, या समाजवाद, क्या बोलेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के
उद्यम का अगर वृद्धि करना है सार्वजनिक क्षेत्रों के, तो समाजीकरण या वो क्या बोलते हैं इसको, समाजवादी के अंतर्गत आता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कहता है, विदेशी व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंधित करना। ये पहले था, लेकिन उस समय इसे समाप्त किया गया था जब 1991 में आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन। तो इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बल्कि समाप्त किया गया था कि अब सभी विदेशी व्यापारी आकर भारत में पूर्णतः व्यापार कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के तहत। ठीक है, और मूल्य को कड़ा करना, मूल्य को भी कड़ा नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों को कम करना। उदारीकरण का मतलब ये है कि सरकार का व्यवसायियों या कंपनियों पर नियंत्रण को कम करना तथा प्रतिबंधों को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। MRTP एक्ट 1969 को किस कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जो MRTP एक्ट है, MRTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिसीज मोनोपॉलिसीज। क्या है ये, मोनोपॉलिसीज मोनोपॉलिसीज मोनोपॉली यानी कि मोनोपॉली या मोनोपॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। ठीक है, क्या है ये, मोनोपॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। इसमें क्या था कि जो एकाधिकार था, एकाधिकार में लोग क्या करते थे, अपने अधिकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और उस पर व्यापार करने से अन्य लोगों को रोकते थे। तो इसको समाप्त करने के लिए MRTP एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, 1969 में लाया गया था। ठीक है, लेकिन लागू ये कब हुआ था, 1 जून 1970 को लागू हुआ था। ठीक है, By which law was the MRTP Act 1969 replaced in India? By which law was the MRTP Act 1969 replaced in India? ऑप्शन पहला क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फेमा 1999, फेमा एक्ट 99, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कंपटीशन एक्ट 2002, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये कौन से अधिनियम है जो कि इसको रिप्लेस करके लाया गया था। ठीक है, पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये किस लिए लाया गया था, उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए। सुरक्षा, भोक्ताओं को कैसे सुरक्षा, भोक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। क्या करते हैं कुछ लोग, कोई भी उपभोक्ता अगर है, सामान लेने जाता है, अगर कोई भी उसे ज़्यादा प्राइस में सामान दे देता है या फिर उसे एक्सपायर सामान दे देता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया 1986 में। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया था, इसे लागू किया गया था 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 1986। ठीक है, और इसी दिन जो 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 86 के बाद जो वर्तमान में उपभोक्ता अधिनियम चल रहा है वो कौन सा है, वो 2019 है। ठीक है, 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया था। ठीक है, सेकंड क्या है, फेमा। फेमा क्या है, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, विदेशी, क्या है ये, विदेशी मुद्रा प्रबंधन
प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि जो विदेशों से पैसा आता है या फिर जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है उसको किस तरह से इसे मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से इस पर प्रबंधित किया जाए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। ठीक है, तो ये कब लाया गया था? ये 1999 में लाया गया था और ये लागू कब हुआ था? 1 जून 2000 को लागू हुआ था। ठीक है, और इससे पहले 1999 से पहले कोई एक्ट रहा होगा जो कि विदेशी मुद्रा को प्रबंधित करता रहा होगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? फेरा। क्या बोलते हैं? FERA, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता था? ये नियंत्रित करता था, जो फॉरेन एक्सचेंज था उसे नियंत्रित करता था कि कितना पैसा कहाँ जाएगा या कहाँ नहीं जाएगा। पहले नियंत्रित किया जाता था, लेकिन जो वर्तमान वाला अधिनियम है उसे सिर्फ प्रबंधित किया जाता है कि कैसे होना चाहिए, इस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये कब लाया गया था? ये आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में इसे लागू किया गया था फेरा को। फिर देख लेते हैं कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी किस तरह से कार्य करेंगी, कंपनियों पर नियंत्रण कैसे करना है, कंपनी अधिनियम। ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए किस तरह कंपनी काम करती है और इन पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, इसका ऑडिटिंग कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें कंपनी एक्ट में बताई गई हैं। और इसमें टोटल 470 धाराएं हैं। ये जो कंपनी अधिनियम है इसमें टोटल 470 धाराएं तथा 29 अध्याय, कितने? 29 अध्याय इसमें हैं। इससे पहले ये कंपनी अधिनियम जो था, इससे पूर्व भी एक कंपनी अधिनियम था, क्योंकि 2013 में तो कंपनी नहीं आई थी, कंपनी बहुत पहले आ गई थी, तो उसके रेगुलेशन के लिए पहले एक एक्ट बना था जिसे कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, तो इससे पूर्व कौन सा अधिनियम था? कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, ये पूर्व की जो कंपनी थी लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी 1 अप्रैल। जो ये अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1956 को। ठीक है, और ये जो वर्तमान वाला है वो कब लागू हुआ था? वो 29 अगस्त 2013 को। 29 अगस्त 2013 को यह लागू हुआ था। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा अधिनियम। प्रतिस्पर्धा अधिनियम क्या है? ये क्या करता है? किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी बिजनेसमैन को या किसी बिजनेस को पूर्ण छूट देता है कि वो कंपटीशन कर सके। कंपटीशन के लिए स्वतंत्र इन्वायरमेंट प्रदान करता है। क्या करता है? स्वतंत्र इन्वायरमेंट प्रदान करता है, ताकि उसके साथ क्या प्रतिस्पर्धा में धोखाधड़ी ना हो। इसके लिए क्या किया जाता है? स्वतंत्र इन्वायरमेंट प्रदान करता है, या फिर प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्लेस तैयार करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, कंपटीटर आएँ और कम रेट में अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, इसके लिए क्या लाया गया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इससे पहले क्या था? MRTP एक्ट। MRTP को ही 2002 में क्या बना दिया गया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए लाया गया था। किसके लिए? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए इसे लाया गया था। ये लागू कब हुआ? ये मार्च 2009 में यह विधिवत रूप से लागू हुआ था, विधिवत रूप से। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ था ये 14 अक्टूबर 2003। आया कब था? 2002 में। लागू कब हुआ? 14 अक्टूबर 2003 को। और
विधिवत रूप से लागू अगर देखा जाए तो मार्च 2009 में लागू हुआ था। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं उनका मुख्यालय कहाँ होता है, नई दिल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 6 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी की नियुक्ति की जाती है, 6 7 सभी की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, MRTP एक्ट का ये स्वास्थ्य प्रतियोगिता करने का जो वो दिया जाता है यही है। पहले क्या था, वो रेगुलेशन किया जाता था कि कोई भी क्या करे, एकाधिकार स्थापित ना करे या फिर मोनोपोली ना रहे, इसके लिए नियम लाया गया था, जिसे बाद में परिवर्तित करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी कॉम्पिटिशन एक्ट का नाम दिया गया। नेक्स्ट 6 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ। अभी हम लोगों ने देखा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ऑप्शन, इन विच ईयर डिड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिकम इफेक्टिव। अभी यहाँ हम लोगों ने देखा मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा, मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। लेकिन लागू कब हुआ, ये क्या पूछ रहा है, किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन ए क्या कहता है 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन सी 1993। 2002 में क्या आया था, प्रतियोगिता अधिनियम, ठीक है। 1991 में क्या आया था, नई आर्थिक नीति, क्या आया था, नई आर्थिक नीति, ठीक है। और 2000 में क्या आया था, 2000 में नहीं 1999 में, कि कब आया था, 1999 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 2000 में। कब लागू हुआ था, 1 जून 2000 को फेमा लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट राजकोषीय नीति की बात करते हैं। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय हुम, सेबी। पहला ऑप्शन क्या है, सेबी। राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, सेबी पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और चौथा है नीति आयोग द्वारा, ठीक है। सेबी का कार्य क्या है, सेबी क्या करता है, इसका क्या नाम है। सेबी में एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज, क्या होता है, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड, क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड। ये क्या करता है, ये जो मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी सुरक्षा करना। क्या करना, जो एक्सचेंज बोर्ड है या फिर सिक्योरिटीज है उनकी सुरक्षा करना किसका काम होता है, सेबी का कार्य होता है। हम पूछा क्या गया है, राजकोषीय नीति। मुख्य रूप से भारत में 2 तरह की नीतियाँ बनाई जाती हैं। एक होती है राजकोषीय नीति, दूसरी क्या होती है, मौद्रिक नीति, ठीक है। तो राजकोषीय नीति में क्या होता है, इसमें टोटल, जैसे हम लोग जो देखते हैं बजट, ठीक है, व्यापार घाटा या राजकोषीय घाटा या फिर राजकोषीय नीति। तो ये क्या कहाँ से आया है, राजकोषीय नीति से आया है। ये सारी चीज़ें राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। अगर बजट बनाया जाता है, राजकोषीय घाटा होता है, ये सारी चीज़ इसमें आती है राजकोषीय नीति में। आप लोग देखे होंगे कि बजट कौन पेश करता है, बजट
केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है या राज्य सरकार के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार या कह सकते हैं भारत सरकार। क्या कहेंगे? केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार में भी कौन पेश करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। ठीक है, और मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं? SLR, CLR, बैंक रेट। ठीक है, इन सब को मैनेज कौन करता है? इन सब को मैनेज करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी को मैनेज करता है, बैंकों को मैनेज करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, नोट जारी करता है, बहुत सारे काम कौन करता है? RBI। ठीक है, फिर RBI का काम क्या है? RBI का काम अभी मैंने सबसे पहला काम है नोट निर्गमन। और क्या काम है? बैंकों का बैंक बोलते हैं तो बैंकों पर नियंत्रण। और क्या काम है RBI का बैंकों पर नियंत्रण के अलावा? RBI का और क्या काम है? मौद्रिक नीति बनाना। और क्या काम है? सरकार को लोन देना, सरकार को ऋण प्रदान करना या लोन देना, ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये सारे कार्य किसके हैं? RBI के हैं। ठीक है, और फिर नीति आयोग का कार्य देखा जाए तो नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग क्या करता है? सलाह देता है। क्या करता है? सलाह देता है। काहे के लिए? किसको सलाह देता है? या भारत सरकार को सलाह देता है कि ऐसे कार्य किए जाने चाहिए या नहीं किए जाना चाहिए। इससे पहले क्या था? नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जो कि 5 वर्षों के लिए नीतियाँ बनाता था और उस पर समीक्षा करता था। फिर अगले 5 वर्ष में जो कार्य हुए हैं उनको एनालिसिस करते थे कि ये कार्य पूरे हो पाए हैं, जो हमारा टारगेट था उसे अचीव कर पाए हैं या नहीं किए गए हैं। लेकिन ये नीति आयोग क्या है? हर 1 वर्ष यानी हर वर्ष नई नीतियाँ बनाते हैं और उस कार्य को करते हैं और फिर उस पर एनालिसिस करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नीति आयोग एक क्या है? सलाह देने वाली संस्था है, जो कि भारत सरकार को सलाह देती है कि ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार। राजकोषीय नीति यहाँ पे कौन बनाता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करता है? कौन सा घटक व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फॉर्म द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस? ठीक है, परंपराएं, रीति रिवाज, ट्रेडिशनल और कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड GDP, देश में शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, संविधान के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है? जब हम लोग पढ़ते हैं परंपराएं, रीति रिवाज, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण को क्या कह सकते हैं? सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ा सा। क्या है ये? सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर देश में शिक्षा का स्तर क्या है? देश में शिक्षा का स्तर, ये भी सामाजिक पर्यावरण ही है, सामाजिक पर्यावरण का ही उदाहरण है। और संविधान का जो प्रावधान है ये क्या है? वैधानिक पर्यावरण कह सकते हैं या राजनीतिक पर्यावरण भी कहते हैं। वैधानिक पर्यावरण, क्योंकि ये किसमें है? ये नियम कानूनों में सम्मिलित है, इसलिए इसे वैधानिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ब्याज दरें, मुद्रास्फीति एवं सकल घरेलू उत्पाद, ये किससे संबंधित है?
ये अर्थ से संबंधित है, इसलिए इसे आर्थिक पर्यावरण या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय आयोग की मौद्रिक क्षेत्राधिकार सीमा क्या है? व्हाट इज द jurisdiction limit of the National Commission under the Consumer Protection Act? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत राष्ट्रीय आयोग की, इसमें से पहला ऑप्शन क्या है? 5 करोड़ से अधिक, मोर देन 5 करोड़। दूसरा है 2 करोड़ से अधिक, मोर देन 2 करोड़। थर्ड है 1 करोड़ से अधिक, मोर देन 1 करोड़। और ऑप्शन डी 10 लाख से अधिक या मोर देन 10 लाख। ठीक है, तो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? इसमें बोलते हैं कि 3 तरह से यहाँ सुनवाई होगी। एक तो होगी जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और फिर क्या होगा लास्ट में? राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी उपभोक्ता से संबंधित अधिकार के मामले में सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, तो पहले वो क्या बोलते हैं? जिला फोरम में सिर्फ 50 लाख, कितने? 50 लाख रुपए तक की सुनवाई की जाती है। फिर राज्य स्तर की बात आती है। जब राज्य स्तर की बात आती है तो ये 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की सुनवाई राज्य आयोग, क्या है? राज्य आयोग के द्वारा किया जा सकता है। फिर राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो ये राष्ट्रीय आयोग की ये क्या करता है? ये 2 करोड़ से अधिक, कितना? 2 करोड़ से अधिक की सुनवाई करता है। अगर कोई भी मामला 2 करोड़ से अधिक का है तो उस कहाँ सुनवाई की जाएगी? उसकी राष्ट्रीय आयोग में डायरेक्ट सुनवाई की जाएगी। और 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो राज्य आयोग में किया जाएगा। अगर 50 लाख है या 50 लाख से कम है, क्या है? 50 लाख या 50 लाख से कम है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? जिला फोरम में की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति जिला फोरम से संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिन के भीतर राज्य आयोग जा सकता है। अगर वो राज्य आयोग से भी संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के भीतर जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह 30 दिनों के भीतर कुछ राशि जमा करके सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रीय आयोग के रिजल्ट पे आवेदन कर सकता है कि मैं इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ। फिर उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 करोड़ से अधिक। क्या है? 2 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट, व्यवसाय के वैधानिक पर्यावरण में क्या शामिल है? व्यवसाय के वैधानिक पर्यावरण, अभी लीगल की बात हो रही है, देख लीजिएगा। व्हाट इज इंक्लूड इन द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस? समाज की तकनीकी परिवर्तन दर। तकनीकी परिवर्तन दर किस में आएगी? ये तकनीकी पर्यावरण में। किस में आएगी? तकनीकी पर्यावरण। नेक्स्ट है सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी। फिर संसद द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश और अधिनियम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एंड एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। फिर उपभोक्ताओं की फैशन प्राथमिकताएं, फैशन प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, क्या क्या आएगा? समाज तकनीक जो है तकनीकी पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सत्तारूढ़ जो विचारधारा ये क्या होती है? ये राजनीतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण। और उपभोक्ताओं का जो फैशन है ये क्या है? सामाजिक पर्यावरण। क्या है? सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, तकनीकी पर्यावरण में कोई भी अगर तकनीकी में परिवर्तन आता है या फिर कोई भी तकनीक के द्वारा कार्य किया जाता है, किसके अंतर्गत आता है? तकनीकी पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण कोई भी सत्ता, जो भी सत्ता है या फिर सत्तारूढ़ दल है उनकी विचारधारा या फिर अपोजिशन की विचारधारा, ये सारी चीज़ें जब प्रभावित करती है तो राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। सामाजिक पर्यावरण के समाज में रूढ़िवादी समाज है कि कैसा समाज है, इसके आधार पर सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है।
और जो संसद के द्वारा नियम एवं प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये वैधानिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वैधानिक। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कुछ नियम या कानून सरकार के द्वारा पारित किए जाते हैं किसके अंतर्गत आएंगे? वैधानिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैधानिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है संसद द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश और अधिनियम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, व्यवसाय पर्यावरण के आंतरिक पर्यावरण में किसे शामिल किया जाता है? व्हाट इज द इंक्लूड इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस? पहला ऑप्शन है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, प्रतिस्पर्धी कंपटीटर्स, व्यवसाय के उद्देश्य और मूल्य प्रणाली, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द बिजनेस, और फिर लास्ट क्या है ऑप्शन? ग्राहक। ये आंतरिक पर्यावरण में कौन सी चीजें आती है? आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो व्यवसाय को प्रभावित करें लेकिन उस पर नियंत्रण किया जा सके, व्यवसाय के अंदर हों। ठीक है, यानी कोई भी व्यवसाय का क्या हो सकता है? व्यवसाय का नियम, अंतर नियम भी बोल सकते हैं, नियम या अंतर नियम। ठीक है, ये या फिर कोई भी व्यवसाय के अंदर जो कार्य है हो रहा है उसके लिए कोई नियम है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत सारी चीज़ें आती है। बाह्य पर्यावरण जो व्यवसाय के बाहर हैं और बाहर से व्यवसाय को प्रभावित करती हैं वो बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धी, ग्राहक, तकनीकी विकास, सरकार के नियम और आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत पहला ऑप्शन तो नहीं होगा तकनीकी विकास, क्योंकि बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रतिस्पर्धी कंपटीटर्स, ये भी बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत, और डी कंज्यूमर भी बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवसाय के उद्देश्य एवं मूल्य प्रणाली, ये व्यवसाय का आंतरिक पर्यावरण है या आंतरिक वातावरण है। नेक्स्ट, PESTLE, पेस्टल विश्लेषण में ई अक्षर किन दो पर्यावरणीय घटकों को दर्शाता है? ठीक है, ई दो बार आ रहा है, एक ई ए है और दूसरा ये है, तो ये किसको किसको दर्शाता है? इन पेस्टल एनालिसिस विच टू इन्वायरमेंटल कंपोनेंट डज द लेटर ई रिप्रेजेंट? पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड एक्सचेंज, एजुकेशनल एंड एथिकल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, और एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो पेस्टल की बात हम करते हैं PESTL, क्या? PESTLE। ठीक है, तो इसे दिया किसने था? फ्रांसिस जे एगुइलर। ठीक है, तो इसने एक बुक पब्लिश की, कब बुक पब्लिश की? 1967 में। बुक का नाम क्या था? स्कैनिंग द बिजनेस
इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन सी बुक का क्या नाम था? स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें ये पेस्टल का सिद्धांत देता है कि पेस्टल में क्या क्या चीज़ें हैं। पी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब होगा पॉलिटिकल। ई का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक। एस का मतलब होगा सोशल। टी का मतलब क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल। एल का मतलब क्या होगा? लीगल। और ई का मतलब क्या होगा? इन्वायरमेंटल। ठीक है, पेस्टल का सिद्धांत में पी से मतलब पॉलिटिकल, ई से मतलब इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल और ई का मतलब इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड एक्सचेंज ये तो होगा नहीं, एजुकेशनल एंड एथिकल ये भी नहीं है, इकोनॉमिक एवं एनवायरमेंटल। इसे पहला ई इकोनॉमिक एंड लास्ट ई इन्वायरमेंटल। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी ये नहीं होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह की इकोनॉमी देखते हैं। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। पूंजीवादी क्या कहता है कि आप पैसे कमाइए, आपका जो बाजार होगा, बाजार पर नियंत्रण पूंजीपतियों का होगा या निजी होगा। समाजवादी विचारधारा क्या कहती है कि कोई भी व्यवसाय ज़्यादातर क्या होगा? सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहती है? दोनों तरह होगा। कुछ व्यवसाय जो होंगे पूंजीवादियों के नियंत्रण में होंगे और कुछ समाज के नियंत्रण में या सरकार के नियंत्रण में होंगे। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन क्या कहता है? घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। कृषि और उद्योग दोनों का समान विकास। इक्वल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। और डी क्या है? केवल कुटीर उद्योगों का संचालन। क्या है इसमें सही आंसर? विदेशी और घरेलू कंपनियों पर प्रतिबंध का कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं है। कृषि और उद्योग दोनों का समान विकास, इसकी बात ये नहीं करता है। ठीक है, कुटीर उद्योगों का संचालन, इसकी बात नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। यानी कि मैं क्या बोला था? समाजवादी क्या करता है? सार्वजनिक उद्योगों का विकास करता है। और पूंजीवादी में क्या होता है? निजी उद्योगों का विकास होता है। और मिश्रित में क्या हो जाता है? दोनों का सह अस्तित्व आ जाता है और दोनों का विकास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? निजी क्षेत्र की पूर्ण अनुपस्थिति, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फिर निजी स्वामित्व और लाभ का उद्देश्य, प्राइवेट ऑनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव, कीमतों का निर्धारण केवल योजना आयोग द्वारा, प्राइस डिटर्मिनेशन सोलली बाय प्लानिंग कमीशन, उत्पाद के साधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व, कंप्लीट गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑन मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने क्या बात की थी कि क्या होता है पूंजीवादी? निजी क्षेत्र। ठीक, तो निजी क्षेत्र की पूर्ण अनुपस्थिति ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र ही होगा। पूंजीवादी में क्या होता है? निजी क्षेत्र का ही मुख्य रोल होता है। फिर कीमत नियंत्रण केवल योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग तो अब रहा नहीं, ना ही कीमत नियंत्रण योजना आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है,
हमेशा जब समाजवाद भी होता है तो उसमें भी कीमतों का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा नहीं करके सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और योजना आयोग वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग आ गया है जो सिर्फ परामर्श के रूप में ही कार्य करता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व। उत्पादन ऐसा कब होता है? अगर यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था होती, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती तो ऐसा होता। जैसे ऑप्शन ए है, यहाँ भी अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती तो ये पॉसिबल था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निजी स्वामित्व और लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली क्या उद्देश्य होता है कि लाभ कमाओ, बाकी किसी से मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति से या हम उनके लाभ के लिए कार्य नहीं करते, हम स्वयं के लाभ के, कोई भी बिजनेस या संस्था स्वयं के लाभ के लिए कार्य करेगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, ठीक है। मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण, ठीक है। मौद्रिक नीति में मुख्य तरह से दो उपकरण होते हैं, एक होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? पहला ऑप्शन है साख की राशनिंग, दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात SLR, तीसरा है बैंक रेट और चौथा है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। तो मौद्रिक नीति में दो तरह से मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है, उपकरण हैं, टूल्स हैं। तो मात्रात्मक में क्या क्या है? इसमें आता है बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये किस में आते हैं? मात्रात्मक में। गुणात्मक में क्या आता है? ऋण की राशनिंग, मार्जिन आवश्यकताएं, नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सारी चीज़ें गुणात्मक में आती है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कौन कौन से मात्रात्मक में, कौन कौन से गुणात्मक में है। तो मात्रात्मक उपकरण नहीं है क्या? SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बैंक रेट है, नहीं होगा। CRR है, नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा साख की राशनी। क्या है? साख की राशनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जब RBI नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? When RBI increase the cash reserve ratio, what is its impact on the economy? मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड रैपिडली, बाजार में तरलता कम होती है, लिक्विडिटी इन द मार्केट डिक्रीजेज, बैंक के ऋण देने की क्षमता बढ़ती है, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक इंक्रीजेज, ब्याज दरों में कमी आती है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज, ठीक है। क्या होता है? CRR में वृद्धि होने का मतलब क्या है? CRR कैश रिजर्व रेशियो, इसमें क्या होता है? बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? बैंक के पास पैसा नहीं रहता, ठीक। बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक लोन की दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा, ताकि लोग कम से कम लोन लें, यानी कि ऋण की दर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ताकि लोग हमसे पैसा ना मांगे। और क्या हो जाएगा? बाजार में पैसा कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी, तरलता की कमी हो जाएगी, तरलता यानी कैश की कमी हो जाएगी। जब बैंकों के पास ही पैसा नहीं होगा तो वो लोगों को पैसा कैसे देगा, ठीक है। और जब पैसा नहीं होगा तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो क्या हो जाएगा?
मुद्रास्फीति में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति में कमी आ जाएगी। ठीक है, और बैंकों को लोन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो क्या होगा? ज़्यादा ब्याज दर पर मिलेगा। क्या हो जाएगा? ब्याज दर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अगर CRR बढ़ जाता है, अगर CRR बढ़ जाता है तो बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो बैंक लोन नहीं देंगे, या उनके लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर क्या होगा? तरलता कम हो जाएगी, जो मार्केट में तरलता है वो भी कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति में कमी आ जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा बाजार में तो लोग कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते हैं, और ब्याज दर क्या हो जाएगा? ब्याज दर भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़ती है नहीं, कम होती है। क्या होती है? कम होती है, बढ़ती नहीं, कम होती है। बाजार में तरलता कम होती है, सही है। ऋण, बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ती है नहीं, कम हो जाती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास चला जाता है? RBI के पास चला जाता है, और ब्याज दरों में कमी आती है। ये भी कमी नहीं आती है, ये बढ़ती है। ब्याज दरों में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय व्हाट डज फिजिकल डिफिजिट इंडिकेट? सरकार को अपने कुल व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल उधार की मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ बोरोविंग नीडेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। बजटीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर राशि टोटल बजटरी डिपॉजिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, केवल विदेशों से लिया गया ऋण, ओनली बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, कुल राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय का अंतर क्या है? फिजिकल डिपॉजिट क्या है? ये नहीं है। फिजिकल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? टोटल व्यय, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। ठीक है, सरकार का टोटल व्यय तो है इसमें, लेकिन इसमें उधार की मात्रा, तो ये नहीं सही होगा, ये गलत होगा। बजटीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने वाले पर बजटीय घाटे की तो बात ही नहीं हो रही है। केवल विदेशों से लिया गया ऋण, ये भी शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुल राजस्व प्राप्तियों में, कुल राजस्व व्यय में कुल राजस्व प्राप्तियों का अगर घटा दिया जाए तो क्या जाएगा? राजकोषीय घाटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, विनिवेश से तात्पर्य, विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से क्या तात्पर्य? व्हाट इज मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? निजी कंपनियों में सरकारी धन का निवेश, इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट फंड्स इन प्राइवेट कंपनीज, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को सरकारी की हिस्सेदारी को बेचना, सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी और शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, विदेशी पूंजी के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, बैनिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, नई सरकारी फैक्ट्री स्थापित करना, स्टेबलाइज्ड न्यू गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। अभी हम लोगों ने LIC का बहुत ज़्यादा सुना होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है कि सरकार जो है LIC में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसका है? सरकार का है। 100% था, सरकार का 100% था। सरकार अभी क्या की? इसका 5% शेयर बेचने की घोषणा की थी, हम लोगों ने सुना था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? लोग बोलते हैं कि सरकार LIC को बेच रही है। ठीक, बेच नहीं रही हो, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है और उसे लोगों को बेच रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर खरीदें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? निजी कंपनियां, सरकारी, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर विदेशी पूंजी के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट से। फिर नई सरकारी फैक्ट्री का भी इससे संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकारी हिस्सेदारी को बेचना। ठीक है, अगर कोई भी सरकारी कंपनी है या फिर PSU है, उनको अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट 19
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई? एफडीआई पर कोई सरकारी नियम लागू नहीं होते हैं। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन अप्लाइड इन एफडीआई, पहला ऑप्शन है। दूसरा, एफडीआई के निवेशक को कंपनी के प्रबंधन और परिसंपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त होता है, जबकि एफपीआई केवल प्रतिभूतियों यानी कि शेयरों में निवेश करती है। एफडीआई इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड असेस्ट, वाइल एफपीआई इज जस्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। एफपीआई केवल सरकारी बांडों में होता है। एफपीआई ओनली इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एफडीआई अल्पावधि के लिए होता है, एफपीआई दीर्घावधि के लिए, यानी एफडीआई इज शॉर्ट टर्म वेयरएज एफपीआई फॉर लॉन्ग टर्म। तो क्या है इसमें? एफडीआई जो आता है, क्या होता है? एफडीआई कोई भी विदेशी कंपनी सारा सामान लेके वो अपना उद्योग स्थापित करती है। क्या करती है? उद्योग स्थापित करती है, यानी सारी चीज़ें लाती है, पैसा लाती है, श्रम लाती है, इंजीनियर्स लाती है और मशीनरी लाती है और अपना एक उद्योग स्थापित करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एफडीआई पैसा भी लाती है। लेकिन एफपीआई क्या है? एफपीआई में क्या होता है? ये दीर्घकालीन पूंजी आती है, लेकिन क्या आती है? ये शेयर या बॉन्ड के माध्यम से आती है, और ये जब चाहे जो भी विदेशी ग्राहक या उपभोक्ता है, जब चाहे वो अपना पैसा वापस निकाल सकता है। ठीक है, तो एफडीआई सरकारी, ये रॉन्ग आंसर। बॉन्ड पर होता है, केवल बॉन्ड पर होता है, सरकारी बॉन्ड पर, ये भी गलत है। और अल्पावधि या दीर्घावधि, ये भी, क्योंकि ये दोनों दीर्घावधि के लिए होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एफडीआई के में निवेशक को कंपनी के प्रबंधन परिसंपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त होता है, और एफपीआई पर केवल शेयरों पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का कार्य क्या है? उपभोक्ता के आपसी विवादों का समझौता कराना। According to Consumer Protection Act 2019, what is the main function of the Central Consumer Protection Authority (CCPA)? उपभोक्ता के आपसी विवादों को बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। केवल जिला अदालतों के जजों की नियुक्ति करना, ओनली अपॉइंट द जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनका संरक्षण करना और उन्हें लागू करना तथा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना। टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रिवेंट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। विदेशी कंपनियों पर जुर्माना लगाना। टू फाइन फॉरेन कंपनीज एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, फॉरेन कंपनी पर जुर्माना लगाना इसका काम नहीं है। ना ही जजों की नियुक्ति करना है। ठीक है, जिला अदालतों के जजों की नियुक्ति करना भी नहीं है। उपभोक्ता, ये आप सोच सकते हैं, तो ये भी होगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनका संरक्षण करना और उन्हें लागू करना तथा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही 20 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट डे भी 20 क्वेश्चन 20 करके हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों का पेपर की डेट भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि फॉर्म अभी भरा नहीं जा रहा है। जैसा भी होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।